मेरा नाम है तनुश्री मीना। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने जयपुर में ही अपनी सारी स्कूलिंग की है। मैं महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय से 2013 में अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिरांडा हाउस कॉलेज में मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एनरोल किया था। वहाँ पर 3 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। तब तो बस ये होता था कि कॉलेज के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर्स थोड़ा करती थी, ड्रामेटिक्स का पार्ट थी, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। तब इतना ध्यान नहीं दिया कि आगे करियर में क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज मुझे ये था कि मैं 3 साल अपने कॉलेज में अपना कॉलेज एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे कुछ कॉलेज वाले मेमोरीज़ हों जो बाकी सब लोगों के होते हैं। उसके बाद में जब मैंने मास्टर्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था, मैंने एमए किया है मॉडर्न हिस्ट्री में, बिकॉज मुझे हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पसंद था और कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मैं हिस्ट्री को ही ऑप्शनल लेके इस संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इस बिकॉज एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे पर्सनली इंटरेस्ट भी था। ऊपर से ये सब्जेक्ट आपको जीएस प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है और फिर आगे जाके एसए में जीएस पेपर 1, 2, 3 एथिक्स और फिर इंटरव्यू लेवल पे भी हेल्प करता है। तो मुझे ओवरऑल हिस्ट्री एक बेस्ट ऑप्शन लगा आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स अवेलेबल। और क्योंकि पर्सनली मेरे को स्कूल टाइम से ही थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने इंटरेस्ट को ही कंटिन्यू करूँगी। देयर आफ्टर मैंने मास्टर्स किया अपना जेएनयू में। साथ के साथ में मैं उसी टाइम पे अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बुक्स वगैरह लेके आई, पर वो था कि जब खुद से आप प्रिपेयर करने लगते हो और इतना जब गाइडेंस नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। सो आई वुड से कि एटलीस्ट 2-3 साल तक तो मुझे सारी बुक्स भी नहीं पता थी कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ूँ, कौन सी बुक्स छोड़ूँ। तो जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था विच वॉज इन 2017, तब मैंने एनसीईआरटीज़ भी पूरी नहीं पढ़ी थी। मैंने आधी एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, थोड़ा बहुत जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है कोचिंग्स के थ्रू वो पढ़ा था। करंट अफेयर्स ढंग से नहीं कर पाई थी। जस्ट 15 दिन पहले मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, तो तुरंत जैसे तैसे करके मैंने अटैम्प्ट दिया। तो एट दैट टाइम आई मिस्ड द प्रीलिम्स बाय 2 मार्क्स। मेरे जीएस में सिर्फ 2 मार्क्स कम थे, बट हाँ, आई थिंक कि भगवान की वही मर्जी थी। उसके बाद में मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि जब आप अच्छे स्टूडेंट होते हो हमेशा और पहली बार आप फेलियर देखते हो तो आपको समझ नहीं आता कि क्या गलत हुआ। यू ऑलवेज थिंक दैट आई हैव नेवर फेल्ड इन माई लाइफ, हाउ कम आई हैव सडनली फेल्ड इन दिस एग्जाम। और वो भी वेरी फर्स्ट स्टेज जो होता है, प्रीलिम्स में ही मैं फेल हो गई थी। तो मेरे को इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो गया था, एनजाइटी होने लग गई थी कि मैं कैसे फेल हो गई, क्या मैंने ऐसा गलत कर दिया। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारने की कोशिश करती रही, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या गलत है क्या सही है। मैंने एक मेंस का टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया, मैंने एक ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर लिया और मैं रेगुलरली टेस्ट देती रहती थी। बट क्या हुआ कि जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मैं ये ध्यान रखना भूल गई कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को तो चेंज ही नहीं किया। मेरा जो फर्स्ट प्रीलिम्स वाला स्ट्रैटेजी है वो अभी भी वही था जो पहले वाला था। मैं मेंस के लिए पढ़ने लग गई थी। फिर जैसे तैसे सेकंड अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट दिया, मेरा सीसैट नहीं हुआ इस बार, बिकॉज मेरे को पता चला कि जब मेरा प्रीलिम्स में जीएस नहीं हो रहा था तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं जीएस पे बहुत मेहनत करने वाली हूँ। बट व्हाट हैपेंड कि उस वजह से मैंने सीसैट इग्नोर कर दिया, क्योंकि थोड़ा एक था कि हाँ अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है, इंटेलिजेंट हो तो इंग्लिश मैथ्स तो कर ही लेंगे, वो जो थोड़ा हो जाता है ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो था। बट हाँ, एनीवेज मेरा सीसैट नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर मैंने सीसैट भी प्रिपेयर किया, फिर भी दोबारा से फोर्थ अटैम्प्ट में भी मेरा सीसैट क्लियर नहीं हुआ। जीएस मेरा अच्छा था, बट सीसैट में मैं 2 बार सीसैट में फेल हुई। देन आई रियलाइज्ड कि एक तो मैं प्रिपेयर कम कर रही थी सीसैट के लिए, ऊपर से साथ के साथ में यूपीएससी भी सीसैट को बहुत टफ करता जा रहा था। द थिंग वॉज कि एवरी ईयर द सीसैट पेपर वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तो ऐसे नहीं चलने वाला है कि घर पे बैठ के खुद के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने इनसाइट्स आईएएस का ऑनलाइन सीसैट वाला जो उनका क्लासेस होता है वो ज्वाइन किया। उसमें मैंने रेगुलरली प्रॉपरली सारे क्लासेस अटेंड किए, सारे क्लासेस के नोट्स बनाए। एंड आई गेस मैंने एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स आने वाला था उससे 3 महीने से मैं मॉक्स देना स्टार्ट कर देती थी। मतलब 3 महीने पहले मैं प्रॉपरली प्रीलिम्स का पढ़ना शुरू कर देती थी, जीएस और सीसैट। तो पहले मैं क्या करती थी कि मैं सिर्फ जीएस के मॉक्स देती थी। सीसैट के लिए हाँ बस पढ़ लिया, थ्योरी रिवाइज कर ली, वो काफ़ी है, फॉर्मूला याद कर लिए। बट इस बार मैंने सीसैट के भी मॉक्स दिए और मैंने जीएस और सीसैट के मॉक्स साथ साथ दिए। मतलब मैं सुबह जीएस का मॉक देती थी, मैं शाम को सीसैट का मॉक देती थी। तो जीएस का मॉक्स जब मैं रोज़ दे रही थी, वहीं सीसैट के मॉक्स मैं ऑल्टरनेट डेज पे देती थी। तो आई थिंक मैंने अराउंड 70 जीएस के मॉक टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के लिए, और सीसैट के मैंने अराउंड
25-30 मार्क्स दिए होंगे, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मुझे क्या करना है। बुक लिस्ट के लिए मैं कहूँगी कि जीएस के लिए सारा जो सेम बुक्स बाकी बच्चे रेफ़र करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ा, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ा, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा, हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, आर एस शर्मा वाली फॉर एंशियंट इंडिया एंड सतीश चंद्रा फॉर मिडीवल इंडिया। उसके बाद में बिकॉज मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी था, तो जो मैं डिटेल्ड बुक्स पढ़ रही थी, और मैंने ग्रेजुएशन में भी काफ़ी हिस्ट्री पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है, तो मेरा एक बैकग्राउंड नॉलेज था कि मेरे को एक थोड़ा आइडिया हो जाता था कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। मतलब हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में मेरा गेस वर्क थोड़ा अच्छा काम करता था इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा गेस वर्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में और एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में थोड़ा ख़राब था। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया। उसके साथ साथ में मैंने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स, वो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़े थे, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, मतलब प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए मैं उनका पीटी 365 पढ़ती थी, मेंस के लिए मैं उनका मेंस 365 मैंने बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया है। उसके बाद में आई वुड से कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में, जीएस में मैंने आपको बुक लिस्ट तो बता ही दिया है। उसके बाद में मेरा सारे स्टेजेस पे एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी था शॉर्ट नोट्स बनाने का। मेरे को बार बार लिखना ना बहुत अच्छा लगता था, लाइक एनीवेज आई लव्ड टू राइट। तो मैं बहुत ऐसा A4 साइज शीट को 2 ऐसा हाफ में डिवाइड करती थी, फिर उसको फाड़ लेती थी, और वो इतना सा पोर्शन होता है ना, मैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाती थी। मेरा बहुत छोटा छोटा नोट्स था जिसमें मैंने हिस्ट्री में सारा ऋग्वेदिक, लेटोवेदिक, अशोकन पीरियड, मतलब मौर्याज, फिर अशोकाज, गुप्ताज, हर्षा वाला पूरा पीरियड का ऐसा पेज, मतलब इतने से पेज में मैं आगे की तरफ लिखती थी, पीछे की तरफ लिखती थी। तो मतलब आप ये सोचो कि A4 साइज शीट का आधे पोर्शन में मेरा एक टॉपिक कवर हो जाता था। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम आने वाला होता था, और पता, मतलब यू ऑलरेडी नो कि आप इतना मोटा मोटा बल्कि बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको बहुत शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो मैं सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करती थी, और मैं बार बार मतलब ऐसा होता था कि अगर हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो इन्वायरमेंट वाले नोट्स उठा लिया, इन्वायरमेंट का मन नहीं हो रहा है तो इकोनॉमिक्स वाला नोट्स उठा लिया। मेरे सारे सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स थे। मैं डिजिटल नोट्स बनाती थी, बट वो मेंस पर्सपेक्टिव से बनाती थी। प्रीलिम्स के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि था कि मैं लास्ट 1 मंथ मैं सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगी और मॉक्स रिवाइज करूँगी। मॉक्स के लिए आई वुड से कि मैंने जब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ दी थी, तो मैंने दो टेस्ट सीरीज़ ली थी। एक मैंने इनसाइट्स आईएएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ लिया था, वो मैंने सब्सक्राइब किया था, और विजन आईएएस का मैंने मार्केट से ख़रीद लिया था। तो मैं दोनों टेस्ट देती थी, और मैं ऐसे देती थी कि मैं ना एक दिन इनसाइट्स देती थी, फिर मैं अगले दिन विजन देती थी, ताकि मैं किसी भी एक टेस्ट सीरीज़ में वो ना हो जाऊँ, मतलब सिमिलर तरीके से एक वो मेंटल जो आपका प्रोसेसिंग होता है वो स्टैगनेंट ना हो। अगर आप 2 टेस्ट सीरीज़ दोगे तो वो डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, कोई टेस्ट डिफिकल्ट होगा, कोई इजी होगा, तो आपको ना दोनों टेस्ट सीरीज़ के तरीके से सोचने की आदत हो जाती है। तो मैं वो दोनों टेस्ट सीरीज़ देती थी। उसके बाद में इनसाइट्स का 75 डेज़ प्लान होता है, मैं उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी। एटलीस्ट जो टेस्ट थे उनके मामले में मैं हर रोज़ वो टेस्ट देती थी। उसमें डेली बेसिस पे 5 CSAT क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो CSAT वाले क्वेश्चंस भी करती थी। तो मेरा मॉक्स का बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी था कि मैंने ना जो मतलब छोटे नोट पैड्स होते हैं बहुत मोटे मोटे वाले, जो स्पाइरल वाला होता है, फिर उसमें मैं क्या करती थी, मैं उसमें बुक मार्क्स लगा देती थी कि अभी मैंने बुक मार्क लगाया, फिर मैं इतना पोर्शन पेजेस का छोड़ती थी, फिर मैं नेक्स्ट बुक मार्क लगाती थी। ऐसे करके आई थिंक अराउंड 4-5 नोट पैड्स हो गए थे। फिर उसमें मैंने बहुत क्लियरली डिवाइड किया हुआ था कि एक बुक मार्क जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट बुक मार्क होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट बुक मार्क होगा कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिर सिमिलरली उसी तरीके से मैंने मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किया था। फिर मैं इन्वायरमेंट में करती थी कि इन्वायरमेंट इंडिया रिलेटेड। फिर इंडिया रिलेटेड में स्पेसिफिक मेरा होता था कि एनिमल्स वाला जो होगा, बायोडाइवर्सिटी हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया। उसके बाद में मैं मतलब फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स में होता था इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मतलब पॉलिटी में भी सेम चीज़, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर।
मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत क्लियरली नोटपैड में बुकमार्क से डिवाइड किया हुआ था। फिर जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मैं क्या करती थी कि जो मेरे आंसर्स गलत हो रहे हैं ना, मैं उन मॉक टेस्ट में उन गलत आंसर्स का सही आंसर, मतलब मैं पूरा देखती थी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ गड़बड़ हो रही है, रिविजन गड़बड़ है या फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है। अगर फैक्चुअल था, करंट था, मैं जाके तुरंत जो मैंने नोटपैड्स बनाए हुए थे 4-5 उस पर जाके ढूंढती थी कि कौन से वाले सेक्शन में लिखा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत होती थी तो मैं जाके वो उसको ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में खुद के हाथों से लिखती थी। फिर अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट स्कीम है तो मैं उसको वो गवर्नमेंट स्कीम वाले पोर्शन में जाके लिख देती थी। और ये सारा मतलब बहुत लोग ऑनलाइन भी करते हैं एवर नोट पे, बट मुझे ये था कि अगर मैं हाथ से लिखूंगी तो ऑलरेडी मेरे को 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। मैं फिर हाथ से लिखती थी, फिर जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करती थी तो मैं उसको एक हाईलाइटर से हाईलाइट करती थी। मेरा मतलब मैं हर रिविजन में एक डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करती थी ताकि मुझे पता हो कि अच्छा अभी मेरा इस पोर्शन का फर्स्ट रिविजन हुआ है, फिर मैंने दूसरा पेन यूज़ किया है तो मतलब अब मेरा सेकंड रिवीजन हो गया है, हाइलाइटर यूज़ किया है तो थर्ड फोर्थ रिवीजन। तो बार बार जब भी मैं नया टेस्ट देने जाती थी मैं पुराना जो मेरी मॉक्स में गलतियाँ थी उनके बाद में उनको रिवाइज़ कर लेती थी। तो हर बार ये था कि एक आइडिया था कि आपको जो गलतियाँ आपने पहले कर दी हैं उनको रिवाइज़ करना है और दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। बिकॉज आप देखोगे कि जब आप मॉक्स दोगे ना प्रीलिम्स के, आपका एक बहुत ही पर्टिकुलर पैटर्न है जो गलतियाँ करने का होता है। कि अगर मैं जैसे बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में मेरी गलतियाँ होती थी, स्टैटिक पोर्शन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, करंट अफेयर्स भी अगर बहुत न्यूज़ वाला है जो बहुत मैगजीन्स ने कवर किया है वो सही था, बट जो फैक्चुअल डिटेल्स होता है ना छोटा छोटा जैसे ईयर्स वाला हो गया या कुछ हो गया वो मेरा बहुत गलत हो जाता था। और फिर मैं आई वुड कीप ऑन बीटिंग माई सेल्फ कि मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ। तो मेरा ये था कि मैं 5 नोट पैड्स लिए, उनमें बुक मार्क्स लगाया, हर में एक टॉपिक लिखा, उन टॉपिक के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मैं बना लेती थी। अगर वो मेरे मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं तो वो मेरे ऑनलाइन जो मैं क्विजेज देती रहती थी उधर गलत हो रहा है तो मैं वो वाला वहाँ लिख लेती थी। मतलब मैं हर चीज़ को जा कर के उन 5 नोट पैड्स में लिख लेती थी। सो बाय द एंड ऑफ इट मेरे पास 5 नोट पैड्स थे जिसमें मोस्टली सारा इन्फॉर्मेशन था जो कि मेरा गलत था, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मेरे शॉर्ट नोट्स थे जो कि मेरे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं उन शॉर्ट नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करती रहती थी और अपने मॉक्स के नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करती रहती थी। सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई प्रीलिम्स। सीसैट का मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। मैं ऑनलाइन एक इमरान खान करके मैथमेटिक्स का ट्रिक्स वाला एक चैनल है जिनमें वो मैथ्स के ट्रिक्स बताते हैं, एंड आई वुड स्पेसिफिकली से कि उनका जो कैलेंडर वाला ट्रिक था वो मैंने एग्जाम में भी यूज़ किया और उसकी वजह से मेरे 2-2.5 मार्क्स आए हैं सीसैट में, क्योंकि वो एकदम मेरा क्वेश्चन सही हो गया था क्योंकि मुझे वो ट्रिक याद थी। तो आप ऐसा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या पसंद आता है, ट्रिक्स ढूंढिए और फिर उन ट्रिक्स को जाके फॉलो कीजिए। तो ये मेरा प्रीलिम्स वाला स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम पेपर में मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती थी, फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट आइटरेशन करती थी, उसके बाद में उनको OMR में मार्क कर देती थी जिनमें मैं 100% श्योर थी, और उसी दौरान मैं एलिमिनेट कर लेती थी ऑप्शंस जो कि मतलब मुझे पता है कि हाँ ये तो नहीं ही सही हो सकता है। फिर सेकेंड आइटरेशन में मैं जिन क्वेश्चंस में 50-50% थी कि मतलब 50% आता है 50% नहीं आता, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, मैं उनको मार्क कर देती थी। तो इस टाइम तक अराउंड आई थिंक मेरे 65-70 क्वेश्चंस मार्क हो जाते थे फर्स्ट और सेकंड आइटरेशन के बाद में। थर्ड आइटरेशन में मैं ये करती थी कि जिनमें मेरे को थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा गैस वर्क करने की ज़रूरत है और थोड़ा तुक्का मारने की ज़रूरत है। तो मैंने GS में 84 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और CSAT में मैंने 46 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। CSAT का मेरा बहुत स्पेसिफिक था कि जो क्वेश्चंस मुझे 100% आते हैं मैं वही करूँगी, बिकॉज बहुत ऐसा हो रहा है कि CSAT में बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जो लोग GS में 125, 130, 140 तक स्कोर कर रहे हैं वो CSAT में 67 भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो मेरा बहुत क्लियर था कि मैं CSAT में उतना ही करूँगी जितना मुझे आता है, बस मुझे CSAT में 67 नंबर चाहिए। वहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को मेडल नहीं मिलेगा अगर मेरे 200 नंबर आ जाएंगे या फिर मेरा 100 से ऊपर स्कोर आ जाएगा। अगर मेरा 67 से 68 भी आ जाएगा मैं उसी में बहुत खुश हूँ। एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं पहले 4 अटैम्प्ट्स में पेपर देने जाती थी, बिकॉज मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरा प्रेपरेशन थोड़ा लैकिंग है, तो मैं ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट होती थी और वो अंडर कॉन्फिडेंस मेरे थ्रू आउट पेपर रिफ्लेक्ट होता था। जब लास्ट ईयर मैं CSAT का पेपर दे रही थी तो एक तो मेरा टफ सेट आया, ऊपर से मैंने जब स्टार्टिंग के ही मेरे को 4-5 क्वेश्चंस नहीं आए ना तो मैं घबरा गई, ना वाज लाइक कि बाप रे CSAT का पेपर तो बहुत टफ है, मैं शायद नहीं ही कर पाऊंगी, इस बार तो मेरा नहीं होने वाला है। सो ऑलरेडी जब मैं उस माइंडसेट से कर रही थी तो मेरा
था कि हाँ नहीं ही होगा। बट इस बार जब मैं गई तो मैं बहुत ही काम एंड कंपोज तरीके से गई थी, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर आई हैड बीन वर्किंग अ लॉट ऑन माई मेंटल हेल्थ। बिकॉज होता है कि जब आप 5 साल या 4 साल इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हो तो ऐसे लो और हाई फेजेस आते हैं जब आपको लगता है कि क्या पता होगा नहीं होगा, कब होगा, या फिर कर भी सकते हो या नहीं। कभी आपको अपना कैलिबर दिखाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर हो रहा है। तो उन टाइम्स में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और नर्वसनेस होने लग जाता है। सो व्हाट आई वुड डू वाज, मैं गाइडेड मेडिटेशन करती थी। मैं यूट्यूब पे लिख देती थी, मतलब सर्च में जाके कि गाइडेड मेडिटेशन फॉर एंजाइटी नर्वसनेस, और फिर मैं उनको सुन के आई रिमेंबर प्रीलिम्स से 1 महीने पहले तक मैं दिन में 4 बार मेडिटेट करती थी। आई वुड मेडिटेट इन द मॉर्निंग, आई वुड मेडिटेट इन द आफ्टरनून, इवनिंग और रात में सोने से पहले। और मैं साथ के साथ में योगा रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी। और अपने दोस्तों से बात करना, फैमिली मेम्बर्स से बात करना, जो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, उन लोगों के साथ में टच में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड द प्रीलिम्स फेज। बिकॉज उस टाइम पे मुझे मेरे मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मेरा मेंटल हेल्थ और मेरा मेंटल कैपेसिटी कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा गया था। इतनी बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था उसके बाद में, तो उसको ध्यान में रखते हुए जब मैंने इस बार प्रीलिम्स में, मैं बहुत ही शांत तरीके से गई। मेरा था कि हाँ मैंने सब पढ़ा है, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, आई हैव गिवन माई 100%। अब मैं इससे ज़्यादा शायद प्रीलिम्स की तैयारी कर ही नहीं सकती। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने CSAT में भी सब कर लिया है, मैंने GS में भी सब कर लिया, और मैं अब नहीं और कुछ कर सकती हूँ। मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ गई प्रीलिम्स में। मैंने GS वाला पेपर दिया, CSAT वाला पेपर दिया, एंड आई वाज लाइक कि हाँ हो जाना चाहिए। फिर मैं वापस आई घर पे, तो मैं मतलब उसके बाद में तुरंत बाद में हमारा स्टेट PCS वाला प्रीलिम्स था। बट देना तो नहीं था, मन नहीं था, बट हाँ मम्मी पापा बोलते हैं कि दे लो, क्या पता अगर हो जाए, इन केस इधर नहीं होता है तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत इधर उधर से नोट्स कलेक्ट करके कोशिश की प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की, बट नहीं हो पाता था। ना तो उसका पढ़ पाती थी, ना GS मेंस का पढ़ पाती थी। बट हाँ एनीवेज 27 अक्टूबर को मेरा स्टेट PCS का प्रीलिम्स था, मैंने वो दिया। और फिर उसके बाद में वापस आके 29 अक्टूबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, एंड आई स्वेयर आई वाज सो हैप्पी कि थैंकफुल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी कि आई कुड फाइनली क्लियर द स्टेज जिस पे मैं स्टक हूँ। आई क्राइड सो मच कि ये चीज़ तो मैं कभी कर ही नहीं पाई थी। पहली बार मेरा प्रीलिम्स हुआ, एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू गॉड दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने दूँगी। मैं मेंस की इतनी अच्छे से तैयारी करने वाली हूँ कि इस बार ही मेरा मेंस हो जाएगा और मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। मतलब मैंने वो प्रॉमिस कर लिया था खुद से, क्योंकि मेरा पहले नहीं हुआ था और मुझे बस वो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि बस एक बार मेरा प्रीलिम्स हो जाए, एक बार मुझे दिखाने को तो मिले कि मैं कितना अच्छा आंसर राइटिंग करती हूँ, या फिर मेरा मेंटल लेवल, मेरी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है। तो उसके बाद में मैंने मेंस का रिजल्ट आया। नेक्स्ट डे व्हाट आई डिड वाज, मेरे नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर थे। स्टडी मटेरियल सबका सेम होता है, वही सेम बुक्स। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs पढ़ा, सोसाइटी के लिए जो मेरे नोट्स थे मैंने वो पढ़े, और फिर ज्योग्राफी का NCERTs हो गया, सोसाइटी का नोट्स हो गया। हिस्ट्री के लिए भी सेम NCERTs ऑप्शनल वाला पोर्शन मैंने कवर कर लिया था। GS पेपर 2 में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। उसके साथ साथ में विजन का जो करंट अफेयर्स होता है उसमें वो पॉलिटी के इश्यूज बहुत कवर करते, तो मैंने पिछले साल का मेंस 365 बाय द टाइम इस साल का मेंस 365 आता, मैं एक बार ऐसा गो थ्रू कर लिया था कि मतलब ऊपर से कि क्या टॉपिक्स न्यूज़ में थे, उनमें क्या लिखना है नहीं लिखना, और जो मेरे खुद के करंट अफेयर्स के नोट्स थे मैंने उनको रेफर किया। फिर मैं IR की बात करूँ तो IR के लिए मैंने विजन के ही नोट्स जो मैं बना रही थी बहुत टाइम से, उसमें मेरा विजन का नोट्स था, मेरा न्यूज़पेपर का जो मैं इंक्लूड करती थी वो था, और फिर जो मतलब इधर उधर से थोड़ा टेस्ट सीरीज़ वगैरह या फिर कहीं ऑनलाइन पोर्टल या कोई वीडियो देख लिया उधर मिल गया, तो मैं वो साथ के साथ में अपना एवरनोट में इंक्लूड करती रहती थी। GS के लिए मैंने मेन स्पेसिफिक नोट्स एवरनोट पे बनाए थे, बिकॉज द थिंग वाज कि आप रिटन नोट्स नहीं बना सकते हो GS के, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल नहीं 2 साल 3 साल तक आप प्रिपेयर करते रहते हो, तो आपको अपने नोट्स को रेगुलरली अपडेट करना होता है, विच इज़ वाई GS के लिए डिजिटल नोट्स आर वेरी गुड। सो मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे एवरनोट पे। मेरे 4 स्टैक्स थे, GS1, GS2, GS3, GS4। फिर GS1 में मैंने स्पेसिफिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी डाला, GS2 में मेरा हेल्थ केयर हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, गवर्नेंस वाला पोर्शन हो गया, वो सारी चीज़ हो गई, मतलब बहुत स्पेसिफिक। फिर उनके अंदर मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के नोट्स बनाती थी। मेरा नोट मेकिंग आई थिंक इट वॉज माई बिगेस्ट एसेट, बिकॉज मैं खुद बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ,
तो मुझे हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छा लगता है। मतलब मैं हैफ़-ज़ार्ड नहीं कर सकती कि एक ही सब में सब कुछ कर लिया। तो मेरे को सब कुछ बहुत क्लियरली चाहिए कि अगर कुछ हेल्थ केयर रिलेटेड है तो मैं उसको जाके हेल्थ केयर वाले में ही डालूँगी, कुछ वेलफेयर रिलेटेड है तो मैं वेलफेयर, वुमेन रिलेटेड है तो वुमेन, चिल्ड्रन, फिर ऐसा करके मैंने हर चीज़ का बहुत क्लियर टू द पॉइंट नोट्स बनाए थे। मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं न्यूज़पेपर अगर पढ़ रही होती थी, कुछ आर्टिकल या कुछ चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उधर से उसको कॉपी पेस्ट करती थी। बिकॉज़ एक तो ना मतलब राजस्थान में द हिंदू उसी दिन नहीं आता है, आपको एक दिन अगले दिन मिलता है। तो इस वजह से मैंने हिंदू को ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लिया था और मैं वही न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो मैं जब ऑनलाइन पढ़ती थी तो मैं उधर से ही कॉपी पेस्ट करके जाके अपना एवरनोट पे चिपका देती थी उसको। फिर जितनी बार मैं उसको वापस पढ़ती थी ना, मैं उतनी बार उसमें से जो अननेसेसरी फालतू का जो डिटेल्स होता था उसको डिलीट करती जाती थी। सो यू वुड सी कि फर्स्ट टाइम जब मेरा नोट्स बनता था तो वो बहुत लंबा होता था, बट जब मैं उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करती थी तो मैं उसमें से काफ़ी कुछ हटा देती थी। तो वो बाय द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो एक बहुत छोटा सा नोट्स बन गए थे। मतलब बहुत ही छोटे नोट्स थे कि मेरे को लिटरली में 1 मिनट भी नहीं लगता था एक टॉपिक को कवर करने में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप नोट्स बना रहे हो तो आप ऐसे बनाओ कि आप अपने नोट्स को बार बार अपडेट कर सको, आप उनको बार बार रिवाइज कर सको, और एवरी टाइम यू रिवाइज आपके नोट्स छोटे होते जाएं। लाइक आप उस सेम पॉइंट पे ना हो जहाँ आपने स्टार्ट किया था। बिकॉज अगर आपके नोट्स बढ़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग शॉर्टर, इट मीन्स कि आपके नोट मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम है। सो एवरी टाइम यू मेक योर नोट्स, मेक श्योर कि दीज आर समथिंग विच यू आर गोइंग टू रिवाइज। डोंट मेक इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि अभी बना लेते हैं बाद में देखेंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको पता हो, कॉन्फिडेंस हो कि मैं इन्हीं नोट्स से पढ़ने वाली हूँ। मुझे मेरे नोट्स पे वो कॉन्फिडेंस था कि वो शायद मुझे किसी कोचिंग मटेरियल या कोई भी मतलब कोई दूसरा ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान भी होगा, मैं उसके नोट्स भी शायद नहीं रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे नोट्स में मुझे सक्सेस तक ले जाने वाली कैपेसिटी है। तो मैंने सबके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए थे। मैंने GS3 में, इकोनॉमिक्स में मेरा स्पेसिफिक बहुत डिवीजन था कि मैंने एग्रीकल्चर का एक डिफरेंट स्टैक बना दिया था, फिर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फिर मैंने सिक्योरिटी बना दिया, फिर मैंने जनरल इकोनॉमिक्स रिलेटेड बना दिया, फिर मैंने एनवायरनमेंट बना दिया, फिर मतलब साइंस एंड टेक बना दिया। GS4 के लिए आई वुड से कि मैंने एथिक्स के नोट्स काफ़ी सारी चीज़ों से मिक्स करके बनाए थे। एक मैंने यूज़ किया था अनुदीप दुरीशेट्टी सर के नोट्स जो उन्होंने ऑनलाइन अवेलेबल कराए हुए हैं, वो मैंने उनको पढ़ा था। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड की थी। फिर मैंने अपने नोट्स खुद के बनाए थे, जिसमें मैंने माइकल सैंडल के जस्टिस वीडियोस हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की थी। और ऑनलाइन मैं बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती थी, मतलब ऐसे फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ, फ़िलासफ़र्स, मतलब जो सारे मतलब फेमस लोग हैं जिनको आप कोट कर सकते हो अपने एथिक्स में, वो सब चीज़ें। मैं न्यूज़पेपर से रेगुलरली एग्जाम्पल्स जो सिविल सर्वेंट्स के हैं वो लिखती रहती थी, या फिर कोई फेमस ऐसा इंसान जिसने बहुत मतलब ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, जैसे पद्मा अवॉर्डीज़ हैं उनके बारे में। तो मैं उनको लिख लेती थी एक शीट पे या फिर कहीं पेज में, मतलब कोई भी मेरा नोट्स होता था उसमें पीछे जाके एग्जाम्पल्स लिख लेती थी बहुत सारे। तो मेरे पास ऐसे 4-5 पेजेस के एग्जाम्पल्स ही थे। और फिर मैंने उसके साथ में मिस्टर लास्ट ईयर जो फर्स्ट रैंकर थे शुभम कुमार सर, मैंने उनका जो एथिक्स का उन्होंने शीट बनाया था उसका प्रिंट आउट ले लिया था, और ऐसा लिया था कि एक शीट पे उनका लिखा हुआ नोट्स, मतलब उनका जो नोट्स था वो था, पीछे वाली शीट ब्लैंक थी। तो मैं उस पीछे वाली शीट में अपने नोट्स लिख लेती थी कि ये मैं एंड में रेफ़र करूँगी जब मुझे एग्ज़ाम देने जाना होगा। सो इट वाज़ अ कॉम्बिनेशन। मतलब आपको पढ़ने के लिए एथिक्स के नोट्स मैं कहूँगी कि GS4 में बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग हो, आपका खुद का वैल्यू सिस्टम, वैल्यू आइडियाज़, प्रिंसिपल्स क्या हैं वो सब रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो मैं बहुत मतलब मेरा था कि मैं दूसरों की चीज़ें पढ़ूंगी भी तो भी मैं उनको अपने ही तरीके से आगे लेके जाऊंगी। मतलब GS4 में हो गया, 3 में, 2 में, 1 में, कहीं भी मैं रेफर करती थी, बिकॉज आपको होता है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हो तो यू डोंट नो विच इज़ द राइट डायरेक्शन, विच इज़ वाई यू नीड गाइडेंस फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। सो आई वुड रेफर टू द नोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। फिर मैं उसमें देखती थी कि मैं अपनी तरफ से और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैं उनके नोट्स को एज अ रेफरेंस लेती थी, मैं उनके नोट्स को यूज़ नहीं करती थी या फिर कॉपी नहीं करती थी। मैं नोट्स खुद के बनाती थी, पर मैं ये देखती थी कि उन्होंने अपने नोट्स कितने एफिशिएंटली बनाए हैं। एंड आई थॉट कि शुभम कुमार सर के नोट्स मेरे को बहुत रेसोनेट करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि उनका नोट मेकिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा मेरे जैसा है। तो मैं उनके मतलब मैं भी वैसे ही नोट्स बनाती थी ऑलमोस्ट। फिर मैंने उनके नोट्स रेफ़र किए GS4 के लिए।
ऐसे के लिए आई वुड से कि आई टोटली रिलाइड ऑन द टेस्ट सीरीज़। मैंने फोरम IS का MGP प्लस प्रोग्राम सब्सक्राइब किया हुआ था, तो उसमें 8 ऐसे टेस्ट होते हैं। तो 4 ऐसे टेस्ट वो प्रीलिम्स से पहले कर लेते हैं और 4 ऐसे टेस्ट प्रीलिम्स के बाद में होते हैं। सो इन एवरी टेस्ट यू आर राइटिंग 2 essays। उसके बाद में यू कैन सिक्योर अ मेंटरशिप कॉल, जहाँ पे मतलब आपको वो मेंटोर करते हैं, बताते हैं कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपको कोई एक्स्ट्रा इनपुट दे रहा है ना आउटसाइडर, उसको कितना लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई हैड दिस वन मेंटरशिप कॉल ऑलमोस्ट 10 days बिफोर मेंस, और मेरा उस टेस्ट में बेस्ट स्कोर आया था और मतलब मैं टॉप 50 रैंकर्स में थी। बट उन मेंटोर ने, आई डोंट नो वाई, बट वो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलने लग गए कि आपके पेपर में ये ख़राब है, ये ख़राब है, ऐसे ये वो, आपने ये नहीं लिखा, ये मेंशन नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें। एंड इट वाज वेरी डीमोटिवेटिंग। आई मतलब मैं 2 फ्रेंड्स आई टोल्ड देम कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो मेंटोर ऐसे बोल रहे हैं, शुड आई चेंज माई स्ट्रैटेजी। बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि नहीं, मैं नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे अपने आंसर राइटिंग्स पे, अपनी राइटिंग स्किल्स, चाहे वो ऐसे के लिए हो, आंसर के लिए हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो मैं चेंज तो नहीं करूँगी। अब वो बोल रहे हैं, सुन लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा दोस्तों के पास जाके गुस्सा अपना निकाल लिया, ख़त्म किया, और फिर मतलब हाँ, मैंने उसको अपने सिस्टम से निकाल दिया एक दिन के अंदर अंदर। एक दिन मैं बहुत दुखी हुई, उसके बाद में आई वाज लाइक कि नहीं, इनको नहीं सुनना है, अपना ही करना है। जब मैंने अपना नोट्स 1 महीने मतलब आई थिंक 29 अक्टूबर को रिजल्ट आया, देन आई मेड अ प्लान कि मैं हर 12 डेज में GS1 को देने वाली हूँ। उसमें मैं 5 to 6 days हिस्ट्री को दूंगी, 2 to 3 days जोग्राफी को दूंगी, 1 or 2 days सोसाइटी को देने वाली हूँ। तो मैंने डे वाइज डिवाइड कर लिया था। फिर मैं उसमें जो मेरे नोट्स प्रिपेयर थे वो पढ़ लेती थी बहुत अच्छे से, बिकॉज फर्स्ट टाइम में ये है कि आपका प्रीलिम्स के टाइम पे आप जितना पढ़ रहे होते हो ना, तो आपका मेंस वाला सारा भूल जाते हो। सो यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड रीडिंग में आप नोट्स बनाना। कभी भी ऐसा मत करना कि मेंस प्रीलिम्स के बाद में तुरंत फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप पूरा ऐसा ग्रंथ लिखने लग जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहली बार में सिर्फ रिवाइज करें। तो मैं फर्स्ट टाइम में रिवाइज करती थी। मैंने 12 दिन GS1 को दिए, 10-12 दिन GS2, आई थिंक 15 days GS3 को दिया होगा, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा टफ लगता था। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट थोड़ा मेरे फील्ड से बाहर था और मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी चीज़ें समझने में। उसके बाद में मैं GS4 में मैं 5 या 6 दिन लेती थी। मतलब एथिक्स का मेरा नोट्स प्रिपेयर था, इतना थिक होगा वो, बट मैं उसी नोट्स को पढ़ती थी और उसमें सब कुछ था। मतलब सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स थे, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को टू द पॉइंट नोट्स बनाए हुए थे, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, हर चीज़। तो मुझे एथिक्स के लिए उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी मैं एथिक्स को एक बार, जो वो 20 दिन का ब्रेक था प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बीच में, उस टाइम पढ़ चुकी थी। उसके बाद में मैं दोबारा अब ऑलरेडी रिवाइज़ कर चुकी थी। तो मैं GS1 मैंने रिवाइज़ किया, मैंने उसका एक टेस्ट दिया, फिर GS2 रिवाइज़ किया, फिर टेस्ट दिया। तो ऐसे करके मैं नवंबर एंड तक, आई थिंक 26 नवंबर तक मैं अपना एक टेस्ट का साइकिल दे चुकी थी। इसी टाइम तक मैं ऑलरेडी 2 अपने ऐसे टेस्ट भी दे चुकी थी। ऑप्शनल के टेस्ट मैंने अभी तक टच नहीं किए थे। आई थिंक मैंने एंशियंट या मिडीवल में से एक का टेस्ट मैंने दे दिया था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, तो ऑप्शनल मैं पढ़ रही थी, बट मैं उसके टेस्ट नहीं दे रही थी, बिकॉज मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था उसमें बहुत ही कम टेस्ट थे। एंड आई वांटेड कि मैं दिसंबर वाले पीरियड में सिर्फ टेस्ट दूंगी और उनके थ्रू रिवाइज करूँगी। सो आई सेव्ड माई टेस्ट फॉर दिसंबर। उसके बाद में नेक्स्ट रिविजन में, तब तक ऑलरेडी मेंस 365 आ चुके थे विजन के। सो मैं उनको भी साथ के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड यू वुड सी कि वो बल्कि हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो विजन के करंट अफेयर्स को, तो ऑलमोस्ट सिमिलर मटेरियल होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट एट द सेम टाइम द मटेरियल्स आर वेरी सिमिलर। सो मैं मेंस 365 को रिलीजियसली मैंने पढ़ा है, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाला, सोसाइटी वाला, IR, पॉलिटी वाला, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। मतलब मैंने तो मोस्टली सारे ही मैंने मेंस 365 को रेफर किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स मटेरियल है कि आपको एग्जाम में वैल्यू एडिशन जो करना है ना, वो वहाँ से आता है। मतलब नॉलेज सबका सेम है, पढ़ा सबने सेम है, हर कोई किसी मतलब उस टॉपिक पे आंसर लिख सकता है, बट उस आंसर में अगर आप वैल्यूएबल पॉइंट्स लिखोगे ना, वो वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको वहाँ से समझ आएंगे, बिकॉज वो थोड़ा टेक्निकल होता है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो एक बार मैंने सारे मेंस 365 की रीडिंग की। जब मैं सेकंड रिवीजन करी थी, मैं अपने GS वाला जो मेरा स्टैटिक नोट्स था, जो मेरे खुद के नोट्स थे, उनके साथ साथ में मैं ये मेंस 365 भी पढ़ रही थी और हर बार रिवाइज करके मैं टेस्ट देती जा रही थी। सो मेरा सेकंड आइटरेशन हो गया टेस्ट का, GS 1, 2, 3, 4 ऐसे। और इस टाइम तक मैंने ऑप्शनल के भी 1-2 टेस्ट दे दिए थे।
फिर थर्ड रिवीजन जब मैं करने लगी, जब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे किस तरीके के अपने फाइनल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से मुझे उसमें खुद के नोट्स इंक्लूड करने हैं, और किस तरीके से मेंस 365 न्यूज़ पर्सपेक्टिव करके जो शो है सनसेट टीवी का, मैं उसे बहुत फॉलो करती थी मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, उसको कैसे इंक्लूड करना है। सो मैंने वो सारा अपना इसमें इंक्लूड करना स्टार्ट किया। मैंने क्लासमेट का एक 90 पेजेस का नोट पैड होता है, मैं ऐसे 3 नोट पैड्स लेके आई थी। मेरा ये था कि मैं एक ऑप्शनल के लिए यूज़ करूँगी, एक मैं जीएस के लिए यूज़ करूँगी, और एक इन केस मुझे और ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ऐसा लिया था। फिर उसके बाद में मैंने ऑप्शनल का एक बनाया अपना पूरा शॉर्ट नोट्स वाला, वो कम्प्लीटली सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का ही हो गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैंने डिजिटली बनाए थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी मैंने डिजिटल शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और फिर जो दूसरा वाला शॉर्ट नोट्स था उसमें मैंने, मतलब ये था कि मैं, वो इतना छोटा होता है, ओके, मतलब A4 साइज शीट से भी थोड़ा कम, 3/4 होगा A4 साइज शीट का, मैं उसको ऐसा हाफ में फोल्ड करके डिवाइड करती थी। देन आई वुड राइट अ टॉपिक, जैसे मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट लिखा, फिर मैंने उसमें अर्थक्वेक लिखा, फिर अर्थक्वेक में मैं कोई एक फैक्चुअल डेटा लिख देती थी कि ये चीज़ तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करूँगी। एक फैक्चुअल डेटा हो गया, 2-4 एग्जाम्पल्स हो गए कि अभी रिसेंटली कहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, उससे क्या डैमेजेस हुए, वो चीज़, ओके। फिर मैं उसमें इधर से चालू करती थी, अर्थक्वेक के चैलेंजेस क्या हैं सोसाइटी पे, लोगों पे, इंडिविजुअल पे, गवर्नमेंट पे, इकोनॉमी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वाला सारा मतलब चैलेंजेस मैंने लिख लिया। फिर मैं ये करती थी कि अर्थक्वेक प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं, मतलब क्या हम कर सकते हैं अर्थक्वेक्स को प्रिवेंट करने के लिए। फिर नीचे एक होता था कि गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या हैं, एनडीए में गाइडलाइंस ऑन अर्थक्वेक क्या है, वो छोटा सा मैंने लिख लिया इस तरफ। फिर इधर होता था वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस, कि मतलब आगे आप क्या सजेस्ट करोगे, कि कोई भी चीज़ है, ये हमेशा याद रखिएगा कि मेंस में आप अगर कुछ लिख रहे हो ना, किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछी है तो एंड में उसका सोल्यूशन ज़रूर लिखिए, बिकॉज इट गिव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन दैट यू आर अ वेरी ऑलराउंड पर्सनैलिटी। आप प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हो, उन्हें समझते हो, उसके बाद में आप उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने के लिए भी बहुत सक्षम हैं, आप बस हवा हवा में बात नहीं कर रहे हो। तो मैं एंड में सल्यूशंस लिखती थी और फिर अपना 2 लाइन का कंक्लूजन लिख देती थी। तो कंक्लूजन के लिए भी अगर मेरे पास कोई कमेटी वगैरह होती थी तो मैं कमेटी रिपोर्ट लिख देती थी, कोई एग्जाम्पल लिख देती थी, कोई मतलब और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं वो लिख देती थी। ये सब सारी फैक्चुअल चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी। तो मेरा बहुत क्लियर था कि मैंने मेरा मतलब वो 90 पेजेस का नोट पैड भी पूरा नहीं भरा है। मेरे शॉर्ट नोट्स इतने टू द पॉइंट स्पेसिफिक थे, मतलब उसमें जो एक एक डिटेल है ना, आई कुड रेप्लिकेट इट इन द आंसर शीट। जो मैंने मेंस में एग्ज़ाम में लिखा है वहाँ पे, और जो मैं टेस्ट सीरीज़ में लिखती थी वहाँ पे भी, कि कमेटी के नाम है तो मुझे पता है कि आफ्सपा आ गया तो मुझे जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में बात करना है, मुझे थोड़ा आफ्सपा एक्ट के बारे में बात, प्रिवेसी आ गया तो पुट्टुस्वामी जजमेंट के बारे में बात करना है। मतलब ये सब चीज़ें आप जब पढ़ोगे और रिवाइज करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाता है कि आपको कहाँ पे क्या कोट करना है। थोड़े बहुत IAS ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिए थे कि कुछ भी हो, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों में पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देने हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई तो वहाँ नेगेटिव एग्जाम्पल्स देने हैं, इन्फ्लुएंस देना है। एंड मेक श्योर यू यूज़ टेक्निकल लैंग्वेजेस, बिकॉज हर कोई नॉर्मल लैंग्वेज लिख सकता है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना आंसर राइटिंग में वेयर यू नीड टू यूज़ द टेक्निकल वर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही मतलब बहुत टफ है, बहुत नॉर्मल टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो आपके आंसर को एक प्रोफेशनल आउटलुक देते हैं। तो उसके बाद में ये मेरा हो गया। मैं आंसर राइटिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं रेगुलरली टेस्ट देती थी। सो मैंने अराउंड 4 आइटरेशंस दिए थे GS के टेस्ट के, GS 1, 2, 3, 4 एक बार दिया, फिर ऐसे करके मैंने 4 बार दिए थे। और GS 3 और 4 का तो मैंने 5वां टेस्ट भी दिया था, जो तो ऑलमोस्ट आई गेस मंडे ट्यूसडे था। मेंस फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला था और मैंने मंडे ट्यूसडे से वो टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे। सो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब मैं बहुत रिगरसली टेस्ट दे रही थी। मैं सुबह एक टेस्ट देती थी, दिन में एक टेस्ट देती थी, और फिर शाम में रिवाइज़ करती थी कि मतलब जो चीज़ें छूट गई हैं वो। फिर थोड़े दिन में जब वो टेस्ट वापस चेक होके आ जाता था तब मैं दूसरा टेस्ट देती थी। और मैं ऑल्टरनेट देती थी, मैं पहले फोरम का देती थी, फिर विजन का देती थी, फिर फोरम, फिर विजन। तो उससे क्या था कि वही सेम चीज़ जो प्रीलिम्स में था कि आप एक टेस्ट सीरीज़ के तरीके से वो नहीं होते हो, स्टिक नहीं होते हो, स्टैग्नेंट नहीं होते हो, आपका दिमाग भी कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता है और आप 2 डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ को बैलेंस कर सकते हो। वो मेरा बहुत क्लियर था।
उसके बाद में सम ऑफ द अदर थिंग्स विच आई वुड लाइक टू एड्रेस कि मैं अगर न्यूज़पेपर की बात कहूँ तो न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीलिम्स और मेंस तक सिर्फ हिंदू पढ़ती थी। मैंने ऑलमोस्ट 15 दिन पहले मेंस के न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया था थोड़ा, कि अब तो रिविजन की ज़रूरत है, अब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, वो वाली चीज़ है। उसके बाद में मेंस के बाद में मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। दोनों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, बहुत डिटेल तरीके से, कुछ कुछ के तो मैं नोट्स भी बनाती थी टॉपिक्स के। आई वुड से कि मैं मेंस के बाद में मेरे को, बिकॉज मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी प्रिपरेशन में पूरा, मैंने 15, 20, 25 दिन का अच्छा खासा ब्रेक लिया। उसके बाद मैं वापस से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, पर्सपेक्टिव शो स्टार्ट किया, ग्रेविटास करके एक शो आता है वियॉन का, वो मैंने देखना शुरू किया। आदेश सिंह सर हैं स्टडी आईक्यू के, मैं उनके हिस्ट्री के वीडियोस देखती थी। मैं जॉन ग्रीन सर के हिस्ट्री वीडियोस देखती थी। मतलब मैं बहुत इंटरव्यू के लिए आई वुड से मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा वीडियोस देख देख के पढ़ा है, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव होता है। मेंस के लिए आपको अपना खुद का इनपुट देना है, वहीं इंटरव्यू में आपको दूसरे लोगों की ओपिनियंस को लेकर के बहुत रिसेप्टिव होना है, कि आप दूसरों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर पाएँ, उनके ओपिनियंस को समझ पाएँ, और एट द सेम टाइम आपके खुद के ओपिनियंस को डेवलप कर पाएँ। तो मैं ऑलमोस्ट सनसेट टीवी के सारे शोज़ देखती थी। डिफेंडर्स हो गया, डिप्लोमेटिक वॉच, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, वो हो गया। इतिहासा करके उनका एक शो था, वो मैं बहुत देखती थी, बिकॉज मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद में मैं पर्सपेक्टिव शो देखती थी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें तो हो गई प्रेपरेशन के लिए। इंटरव्यू के लिए आई थिंक मैंने 6 या 7 मॉक्स दिए थे, जो मैं जाकर के दिल्ली में मैंने दिया था। NCERTs are the base. You have to study NCERT if you want to clear the UPSC examination. Without NCERTs it is not possible. मैंने सोशोलॉजी के NCERTs पढ़े हैं, जोग्राफी के पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स के पढ़े हैं, हिस्ट्री के पढ़े हैं, पॉलिटी के पढ़े हैं। आई थिंक साइंस एंड टेक के अलावा और इन्वायरमेंट के अलावा मैंने सारे NCERTs पढ़े हैं। मैंने हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERTs भी पढ़े थे और न्यू NCERTs भी पढ़े थे। बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सिर्फ न्यू NCERTs को ही रेफ़र किया था। और इसके अलावा जो मतलब मार्केट में बुक्स, याद रखिए कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट करें। हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बुक लेना है। मैंने एथिक्स के लिए एक लेक्सिकॉन लिया था, मैं उसको भी नोट्स में इंक्लूड करती थी। और जब मेरे नोट्स तैयार हो गए ना इतनी सारी चीज़ों से मिलके, तो मैं उन बुक्स के पास में दोबारा नहीं जाती थी, मैं सिर्फ उन नोट्स को ही रेफ़र करती थी फिर। और NCERTs तो बहुत ज़रूरी है। मतलब UPSC प्रेपरेशन में आपका जो बेस है ना, आपका जो फंडामेंटल नॉलेज है, वो NCERT से आएगा। वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है और मेंस में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद में न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको ये बताता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। व्हाट इज़ योर रैंकिंग? अगर आप अच्छा रैंकिंग स्कोर कर रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो एक तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है। अगर ख़राब मार्क्स आ रहे हैं, सो इट गिव्स यू एन आइडिया कि आपको और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज योर पेयर्स आर प्रिपेयरिंग सो मच। सो अकॉर्डिंगली आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। सिमिलरली आई वुड से कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसको पढ़ने के लिए मैं 1 या 1.5 घंटे में अपना न्यूज़पेपर ख़त्म कर लेती थी। मैं मोस्ट जनरली न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाती थी अनटिल एंड अनलेस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर। मैं करंट अफेयर्स के लिए इनसाइट्स का डेली करंट अफेयर्स रात में सोने से पहले पढ़ती थी और सुबह उठते से ही मैं पढ़ लेती थी। तो मेरा ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स 2 बार रिवाइज हो चुका होता था। उसके बाद में मंथ के एंड में मैं विजन का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन सिर्फ वही फॉलो करती थी। मैं उस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन के नोट्स भी बनाती थी एवरनोट में जाके। तो मेरा वहाँ से करंट अफेयर्स सारा मेंस पर्सपेक्टिव वाला कवर हो जाता था। प्रीलिम्स के लिए मैं PT 365 वाज द ओनली सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स दैट आई रेफर्ड। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ में मेरे आंसर्स वगैरह गलत होते थे, मैं वो रेफर करती थी। फाइनली आई वुड से कि मैगजीन्स, मैंने कोई गवर्नमेंट मैगजीन्स जैसे योजना वगैरह आई डिड नॉट रेफर टू देम बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मेरा मेंस का प्रिपरेशन 2 महीना मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद से स्टार्ट किया था। सो आई वाज वेरी स्पेसिफिक कि जो मेरा है मैं उसमें अच्छे से करूँ। और क्योंकि मेरे नोट्स पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे था कि मेरे नोट्स इतने अच्छे हैं कि मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। एंड द रिजल्ट्स आर हियर। लाइक मेरा मेंस का स्कोर इज़ वेरी गुड। आई हैव स्कोर्ड decent marks in all the GS papers and in essay and optional as well. So I would say कि अगर आपको आपके नोट्स पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, so the way you prepare reflects in your final answer sheet. तो जब आपका वो 9 पेपर्स होते हैं ना, वो सिर्फ वो 3 घंटे नहीं है,
वो आपकी सालों की मेहनत उन पेपर्स में दिखती है। अगर आपके आंसर्स अच्छे हैं, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, अच्छे अच्छे वैल्यू एडिशन किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके आंसर शीट में दिखेंगी। मुझे याद है कि मैं बहुत डायग्राम्स बनाती थी। जैसे मैं आईआर में कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने मैप नहीं बनाया होगा। इंडिया रिलेटेड होगा तो मैं पूरा इंडियन ओशन वाला रीजन बना देती थी, मैं उसमें पूरा दिखा देती थी। मतलब आपको मेरे आंसर शीट्स, जो चेक्ड आंसर शीट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है तनुश्री मीना AIR120। सो आप उसमें देख सकते हो कि मेरी चेक्ड आंसर शीट्स में यू वुड सी मैं बहुत टू द पॉइंट मैप्स बनाती थी, जो मैप्स भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव थे। उन मैप्स में बहुत सारी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो एग्जामिनर को देख के ऐसा लगता है कि आप हवा में बात नहीं कर रहे हो, आपको नॉलेज है। जैसे ही मेंस एग्जाम में मैंने पेपर 1 में आई रिमेंबर मैंने 8 से 10 मैप्स बनाए थे। मैंने ज्योग्राफी के हर आंसर में मैप्स बनाए थे। हिस्ट्री में भी मैंने जो भक्ति सेंस का ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें एक इंडिया का मैप बनाया था और उसमें मैंने ना जो सारे भक्ति सेंस हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के, उनको मैप पे मेंशन कर दिया था। सिमिलरली लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, सब चीज़ों के मैंने बहुत, मतलब मैं डायग्राम्स बनाती थी, मैं मैप्स बनाती थी। फ्लो चार्ट्स वगैरह बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, आई एम अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, तो मेरे को थोड़ा लिखने में ज़्यादा कम्फर्ट है, तो मैं फ्लो चार्ट्स वगैरह इतना नहीं बनाती थी अपने आंसर्स में। मैं पॉइंट वाइज आंसर्स लिखती थी। ये था कि हाँ, पॉइंट्स होंगे, टू द स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स सेल्फ रिफ्लेक्टिव होने चाहिए, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। क्या आपने एक पॉइंट लिखा तो वो पॉइंट पढ़ते ही एग्जामिनर को समझ आ जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि उसको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या फिर उसको ऐसा लगे कि आपके पॉइंट्स इनकम्प्लीट हैं। यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी डिटेल्ड एट द सेम टाइम। तो वही है कि आंसर राइटिंग में आपको यही प्रैक्टिस करना है कि छोटे 2 लाइन में आप अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को कैसे बताते हैं। पढ़ाई के लिए आई वुड सजेस्ट कि मैं अराउंड 8 से 10 घंटे पढ़ती थी प्रीलिम्स से पहले तक। प्रीलिम्स के बाद में बिकॉज मैंने मेंस का तैयारी लेट स्टार्ट किया था एंड आई वाज वेटिंग फॉर, मैं बहुत एक्साइटेड भी थी मेंस लिखने के लिए बिकॉज दिस वाज गोइंग टू बी माय फर्स्ट मेंस। तो मैं अराउंड 12-13 घंटे, कभी कभी 14-15 घंटे भी हो जाता था, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट्स और मेरा कितना हुआ है नहीं हुआ है, टेस्ट्स मैंने कितने दिए हैं नहीं दिए हैं। देयर वर डेज मैंने एक ही दिन में 3-3 टेस्ट भी दिए। मैं ऐसे का टेस्ट देती थी, 2 टेस्ट और लिखती थी, मतलब GSK 1-2, ऑप्शनल का टेस्ट दे रही हूँ, मतलब मैं रेगुलरली टेस्ट देती रहती थी। ऐसा होता था कि बहुत, मतलब एवरी 2-3 days आई वॉज गिविंग अ टेस्ट। सो टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोचिंग आई वुड सजेस्ट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन UPSC प्रेपरेशन। कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा कहीं पे, मतलब ऑनलाइन आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं एंड यू कैन सी कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग इज़ फॉर पीपल जो लोग खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको एक एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत होती है। जैसे आई एम समबडी जिसको खुद के लिए टाइम टेबल शेड्यूल करने में या फिर मतलब बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नीड एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा वो मेरे पे नेगेटिवली काम करता है। बट अगर आप ऐसे हैं कि आप खुद से नहीं बैठ पाते हैं, खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, तो शायद आप कोई एक्सटर्नल गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद में रिविजन का आई वुड सजेस्ट दैट रिविजन इज़ द की। रिवाइज जितनी बार पढ़ो, मैं टेस्ट से पहले रिवाइज करके फिर टेस्ट देती थी, मैं टेस्ट के बाद रिवाइज करती थी कि मेरा जो गलती हुआ है वो दोबारा नेक्स्ट टेस्ट में ना रिपीट हो। जितनी बार मैंने टेस्ट दिया उतने मेरे रिविजन्स हुए हैं एवरी टाइम। देखो, टेस्ट से पहले आप ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर रहे हो, जब आप टेस्ट दे रहे हो, गिविंग द टेस्ट इटसेल्फ इज़ अ रिविजन, बिकॉज उस टाइम पे आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर रहे हो, यू आर रिकलेक्टिंग द थॉट्स, और वो एक्टिव रिकॉल जैसे फंक्शन करता है। सो वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका एक और रिविजन हो गया। फिर उसके बाद में जब आंसर शीट आती है, आप चेक करते हो कि इतना लिखने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें आपने मिस कर दी हैं, तो वो आपका थर्ड रिविजन हो जाता है। सो यू वुड सी कि एवरी टाइम व्हेन यू गिव अ टेस्ट और व्हेन यू रिवाइज, एक टेस्ट के साथ में आपके 3 रिविजन्स इंटरनली हो रहे हैं। सो मैंने 4 साइकिल्स दिए थे टेस्ट के, तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मेरा 12 बार रिविजन हो गया था। नॉट दैट कि पूरे सिलेबस का 12 बार रिविजन हो गया था, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 12 बार रिविजन हो चुका था। उसके बाद में सिलेबस बहुत ज़रूरी है। UPSC एग्जामिनेशन का सिलेबस इज़ द की। सिलेबस को तो आप ऐसा बाइबल जैसा समझ लीजिए इस एग्जामिनेशन में पास करने के लिए। एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो लिखा है ना, उसको तो आपको प्रिपेयर करना ही है। मतलब मेरा ये था कि मैंने एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं था। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी टॉपिक, कि कहीं अगर गलती से उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मुझे ये ना लगे कि भाई मेरे को नहीं आता है, मेरे को करना है। फिर अब इसके बाद में मैं थोड़ा आंसर राइटिंग पे आपको कुछ कहूँगी कि मेरा आंसर राइटिंग का बहुत क्लियर था।
सबसे पहले मेरे कुछ टारगेट्स थे। सो पहला टारगेट था कि पेपर को कंप्लीट करना है। उसके बाद में द सेकंड वाज कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आई डिड नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन, आई अटेम्प्टेड द एंटायर पेपर। GS3 में जहाँ मुझे क्वेश्चंस नहीं भी आते थे, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, मैंने वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन लिखी है, जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी है। चाहे मुझे वहाँ पे 1, 2, आधा पौना नंबर भी मिला हो, बट वो नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेरे पापा मम्मी कहते थे कि एक एक नंबर से रैंक्स डिसाइड होती हैं, सर्विस डिसाइड होती हैं। सो एवरी मार्क मैटर्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे स्कोप है आप वो नंबर को छीनो, मतलब छोड़ो ही मत, वो चांस ही मत छोड़ो कि आपको नंबर ना मिले, आपको नंबर चाहिए। फिर उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें हो गई पढ़ाई से रिलेटेड, आई वुड से कि इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है पढ़ाई से भी एक्सटर्नल कि ये एग्ज़ाम बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टिंग है, टायरिंग है। आप रेगुलरली पढ़ते रहते हो बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपका नहीं हुआ है, आपको नहीं आता है। मुझे कॉन्स्टेंटली होता था। मैं मेंस से एक दिन पहले तक भी अपने दोस्तों को या पेरेंट्स को यही बोलती रहती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगी, मुझे नहीं आता है, मुझे याद नहीं रहेगा। बस वही है कि देन यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन, यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। दोस्तों से बात करें, घर वालों से बात करें, और फिर उनको मतलब वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे। मेरे दोस्त बहुत मोटिवेटिंग थे मेरी लाइफ में। वो मुझे हमेशा बोलते रहते थे, तू टेंशन मत ले, तेरे साथ जो हो रहा है वो सबके साथ में हो रहा है। लाइक एवरी एस्पिरेंट इज गोइंग थ्रू द सेम इमोशंस। वन डे यू वुड फील कि आपका फर्स्ट रैंक आएगा, सम डे यू वुड फील कि आपका लिस्ट में ही नाम नहीं आएगा। तो वही है कि उस टाइम पे थोड़ा काम रहिए, कंपोज रहिए, अपने आप को ध्यान रखिए कि आप मतलब मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, घर वालों के साथ रहिए, बाहर दोस्तों के साथ बात करिए। और मतलब इस चीज़ को ये समझिए कि एग्ज़ाम है, ज़रूरी है कि बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था। वेन एवर आई वुड सी माई पेरेंट्स वर्किंग हार्ड, मेरा यही था कि यार नहीं, मुझे इनको प्राउड फील करवाना है और इसके लिए मुझे ये एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। लाइक द लेवल ऑफ डेडिकेशन आई हैड दिस टुवर्ड्स दिस एग्ज़ाम वॉज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो मैं बहुत ही डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम को फॉलो करती थी। अगर आप लोगों को अब कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर कुछ रह गई होंगी तो आई वुड अपडेट देम ऑन माई टेलीग्राम चैनल और माई इंस्टाग्राम। आप मुझे तनुश्री_मीना_IS पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और तनुश्री मीना AIR120 ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे मैं अपने सारे नोट्स शेयर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस देन पुट देम फॉरवर्ड प्लीज़। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए जो 12th और 11th वाली NCERTs हैं वही फॉलो की थी। उसके बाद में मैं क्या करती थी, जो मैं डेली क्विजेस देती थी ना ऑनलाइन साइट्स पे, जैसे इनसाइट्स हो गया, फोरम IS हो गया, या फिर IS बाबा, कहीं पे भी मतलब ऑनलाइन जो टेस्ट देती थी, वो 5 क्वेश्चंस वाले जो क्विजेस आते हैं, तो वो उसमें मैं इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस का क्या करती थी, मैं उनमें जो वो डेफिनेशंस वगैरह होती थी उनको एक जगह पे नोट कर लेती थी। तो उससे मेरे ना बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर हो गए थे। बिकॉज अगर आप 3-4 साइट्स के क्वेश्चंस फॉलो करते हो तो वो बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो मैं टेस्ट सीरीज़ वाला मॉक टेस्ट के मैं नोट्स बना लेती थी अपना इकोनॉमिक्स का। वो मेरा बहुत स्पेसिफिक था बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स में थोड़ी वीक थी। तो मैं अपना टेस्ट सीरीज़ से नोट्स बनाती थी, मैं ऑनलाइन क्वेश्चन से नोट्स बना, NCERTs को मैं रेगुलरली फॉलो करती थी। अपनी PT के लिए मंथ में कितने टेस्ट लगाई थी? मैं कहूँगी कि मैंने 70 टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के लिए। 70 टेस्ट मैंने 2 महीने में दिए थे। मतलब 1 महीना तो मैं ऑलरेडी अप्रैल में कर चुकी थी जब मई में प्रीलिम्स होने वाला था। बट क्या हुआ कि मई में मुझे भी कोविड हो गया, और कोविड का सेकेंड वेव इतना ज़्यादा हो गया था कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम मैं 30 टेस्ट्स ऑलरेडी दे चुकी थी। उसके बाद में मैंने वापस से अगस्त से टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। 10th या 4th अक्टूबर को शायद प्रीलिम्स था इस बारी। सो मैं सितंबर महीना मैंने पूरा टेस्ट दिया है प्रीलिम्स के। सो आई थिंक 30+30, फिर मतलब अगस्त में भी मैंने पूरा 30 डेज टेस्ट दिए हैं, और फिर सितंबर में 10 to 15 डेज। सो अराउंड 72 टेस्ट्स मैंने अच्छे से दिए हैं। इनिशियली स्कोर्स बहुत कम थे, फिर धीरे धीरे जा कर के इतने इम्प्रूव हो गए। बाई द एंड ऑफ इट आई वॉज गेटिंग अराउंड 170-180। मैम कोचिंग के नोट्स, देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं कोचिंग के नोट्स पढ़ने के लिए देन प्लीज़ गो हेड फॉर इट। बिकॉज मैं पर्सनली कोचिंग नोट्स को प्रेफर नहीं करती थी, इसलिए मैं नहीं कोचिंग को
सजेस्ट करूँगी किसी के लिए, बिकॉज क्या है कि कोचिंग के सारे बच्चे सेम ही चीज़ पढ़ते हैं। तो आप ये देखो कि अगर आप कोचिंग वाले नोट्स पढ़ रहे हो तो आपके साथ में 10,000 बच्चे भी कोचिंग वाले नोट्स पढ़ रहे होंगे, एंड इफ एवरीबडी इज गोइंग टू राइट द सेम स्टफ, यू आर गोइंग टू गेट सिमिलर मार्क्स, एंड आपकी कॉपी में कुछ आपका इनपुट नहीं होगा, फिर आपको अच्छे मार्क्स शायद ना मिले। 12th स्टैंडर्ड में मेरे पास साइंस और मैथ्स था सब्जेक्ट में, PCM विद साइकोलॉजी, एंड आई स्कोर्ड अ गुड परसेंटेज, बिकॉज मेरा ये था कि मैं जब पढ़ रही थी तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं नहीं कर सकती हूँ, फिज़िक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सो देन आई डिसाइडेड दैट बिकॉज आई वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इवन डूइंग इंजीनियरिंग। बहुत सारे बच्चे हैं जो करते हैं, बट वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मेरा ये था कि बिकॉज मुझे जाके IAS ही बनना है, सिविल सर्विसेज ही करनी है, तो मैं ह्यूमैनिटीज़ क्यों ना ले लूँ, एक मिरांडा हाउस में अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आई वुड सजेस्ट कि प्रेपरेशन का आपके ऊपर डिपेंड करता है। 12th स्टैंडर्ड इज़ टू यंग, अभी आप पहले कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, रैदर दैन प्रिपेयरिंग। आपके लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड करिए। बुक्स का मैं कहूँगी कि NCERTs तो कोर हैं, वो सबको फॉलो करनी चाहिए। NCERTs के बाद में आप पढ़िए। मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ज्वाइन किए हैं कहीं पे, मैं ऑनलाइन वीडियोस जो फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे वो देख लेती थी। जैसे मैं स्टडी IQ को बहुत फॉलो करती थी, मैं ओनली IAS का प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज़ बहुत फॉलो करती थी, मैं IAS बाबा का रैपिड रिविजन वाला जो वो करंट अफेयर्स का 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला प्रीलिम्स से पहले करते थे, मैं वो बहुत फॉलो करती थी। मेरा ये था कि मैं जब भी फ्री होती थी मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ को 2x पे लगा के कान में डाल के ईयरफोन्स और सो जाती थी, मतलब लेट जाती थी, तो वो कॉन्स्टेंटली मेरे कानों में बजता रहता था और एक सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाती थी बहुत सारी चीज़ें, एंड आई वुड रिपीट इट। मैं एक बार नहीं, मैं बार बार, मैं सेम वीडियोस को, मैंने प्लेलिस्ट को सेव किया हुआ था अपने लाइब्रेरी में, और मैं 4-5 बार उन प्लेलिस्ट को बार बार देखती रहती थी। यस, मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया था, मैंने साइंस मैथ्स था मेरे पास 12th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद में मैंने हिस्ट्री ले लिया था ग्रेजुएशन में 1910। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप अभी से थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। न्यूज़पेपर्स आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं ये कहूँगी कि फ्रंट पेज को तो पूरा अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में जो एडिटोरियल्स होते हैं पेजेस के, जो ओपन एड्स होते हैं, वो भी अच्छे से पढ़िए। जैसे हिंदू में आजकल उन्होंने एक क्वेश्चंस वाला सेक्शन भी स्टार्ट किया जहाँ पे वो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, वो वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा लगता था मुझे। इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन आप अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी जो मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। मेरे को सिलेबस का एक एक टॉपिक बाय हार्ट याद था, मैंने उसको लिटरली में बैठ के सिलेबस को याद किया था। यूपीएससी का जो सिलेबस है, नहीं मैं सुनती थी, मोस्टली जो यूट्यूब वाली चीज़ें हैं मैं उनको सुनती ही थी, मैं उनका नोट मेकिंग नहीं करती थी अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़रूरी है। तो मैं ओनली IAS का प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ जो है मैं उसको सुनती थी, और मैं एक बार नहीं, मैं बार बार 3-4 बार सुन लेती थी। तो क्या होता था कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सुनोगे तो वो ऑलरेडी आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में रजिस्टर हो जाती है। न्यूज़पेपर के लिए मैं ये कहूँगी कि सिलेबस को सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद में सिलेबस के बेसिस पे आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स को ढूंढिए और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट उसके बाद में आप बाद में जाकर के हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। मतलब शुरू में अगर आप देखना कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आप सिलेबस के थ्रू पढ़ भी रहे होगे, और अगर आप जाके डेली करंट अफेयर्स किसी भी ऑनलाइन साइट का पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये न्यूज़ तो शायद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ साइट पे करंट अफेयर्स में है बट मैंने नहीं पढ़ी है। उसके बाद में आप ऑलरेडी जो चीज़ें फॉलो कर रहे हो वो धीरे धीरे आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज से न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे तो आज ही से सब कुछ हो जाएगा। स्ट्रैटेजी मैं ये कहूँगी कि आपको पूरे साल भर का प्लान करना होता है। जब भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको पूरे साल भर की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी होगी। जब आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे उससे पहले से यू हैव टू डिसाइड एवरी मंथ आप क्या करने वाले हैं, आप हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हैं, और फिर उसके बाद में अकॉर्डिंगली मंथली प्लान्स बनाइए, वीकली प्लान्स बनाइए, डेली प्लान्स बनाइए। पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ NCERTs फॉलो की थी और मैंने उसके बाद में लक्ष्मीकांत फॉलो किया था। आई डिड नॉट फॉलो द बेयर एक्ट। अगर कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते थे जिनका इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं था तो मैं वो आर्टिकल्स जा कर के बेयर एक्ट में देख लेती थी, बट इन जनरल मैंने बेयर एक्ट को फॉलो नहीं किया था। और इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि मतलब मोस्टली तो NCERT के नोट्स आई वुड सजेस्ट कि हाँ
कुछ एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एंशिएंट इंडिया वाली एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए थे, मैंने इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए थे, और मैंने सोसाइटी वाली एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे। मैं सनसेट टीवी का पर्सपेक्टिव करके एक शो है वो बहुत देखती थी, मतलब उसका तो मैं आई वुड सजेस्ट कि मैं इवन जब मैं मेंस लिखने वाली थी तो मैं प्रीलिम्स से भी 2-3 महीने पहले तक के उसके वीडियोस देखती थी, बिकॉज द थिंग इज़ कि मेंस में चीज़ें उसी टाइम की नहीं पूछी जाएंगी, पहले की भी पूछी जाएंगी। एंड द थिंग इज़ कि एवरी वीडियो इज़ अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, मतलब जो पर्सपेक्टिव वाले शोज़ के वीडियोज़ हैं वो प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरह होते हैं। तो मैं उस तरीके से मैं हर पर्सपेक्टिव वीडियो देखती थी, उसके नोट्स भी बना लेती थी इन केस अगर ज़रूरी है तो। एंड फाइनली मैं ये कहूँगी कि आई थिंक मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ही दी है। पर्सपेक्टिव के अलावा मैं डिफेंडर्स करके एक शो है वो देखती थी, मैं वियॉन का ग्रेविटास शो वो भी देखती थी, और आदेश सिंह सर हैं स्टडी आईक्यू के, मैं उनकी हिस्ट्री के वीडियोस बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी। उनका वो पुराने टाइम में डीडी पे नहीं आता था बहुत कि एक समय की बात है ऐसा करके, मतलब बहुत अच्छा तरीके से वो वीडियोस में बोलते थे, तो मुझे वो काफ़ी एंगेजिंग लगता था हिस्ट्री के लिए। मैं अमित सेन गुप्ता को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी जोग्राफी के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। और जोग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप प्लीज़ राजतनिल सोलंकी मैम के वीडियोस हैं मृणाल वाले, उस पर वो ज़रूर देखिए। देखिए इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से लिख रहे हैं तो एक डिसेंट लेवल ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, अदरवाइज़ 10th लेवल तक की इंग्लिश ठीक है। डेली टास्क कैसे करें, देखिए अब मेरा ये था कि मुझे पता था कि अगर मैं सुबह उठते ही इधर उधर की चीज़ों में लग गई तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, तो मैं उठते से ही अपना फ्रेशन अप होती थी, ब्लैक कॉफ़ी लेती थी और रूम में जाके पढ़ने लग जाती थी। मतलब मैं लिटरली अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग तक नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक बार बैठ के ही बात करने लग तो मैं उनसे बात नहीं करती थी। फिर मैं जैसे ही मतलब 3 घंटे मैं 5 बजे से पढ़ना शुरू करती थी, मैं 8 बजे तक एक अपना सेशन देती थी, मतलब सिटिंग सेशन। फिर मैं 8 बजे आकर के नहा धो के पूजा वगैरह करके थोड़ी बहुत देर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर जाती थी। हाँ, आप 1 साल में बहुत आसान, सिलेबस कवर करना इज़ नॉट एन इशू इन दिस एग्ज़ाम। आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटीज़ पूरी ही इंपॉर्टेंट है, उनमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट होगा, आपको पूरी ही एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी होगी। देखिए ये अब चीज़ आपको हमेशा लगेगी कि आपने सारे टॉपिक्स मिस कर दिए हैं या फिर कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज़ कि आप एक लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हैं, आप भी एक इंसान हैं, अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो कोई बात नहीं। और मैं ये कहूँगी कि देखिए आपको हमेशा ये फील होगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपने जितना किया है वो काफ़ी है, वो सफिशिएंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नहीं भी आएंगी, पर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको इस एग्ज़ाम में ले जाएगा आगे। मतलब अगर नहीं भी आ रही है तो ये कॉन्फिडेंट रहो कि कुछ ना कुछ तो मैं लिख ही दूंगा, या कुछ ना कुछ तो मैं लिख ही दूंगी। जैसे मेरे को वो ब्लू एलईडीज़ वाला क्वेश्चन आइडिया ही नहीं था, हवा भी नहीं थी वो होता क्या है, बट मैं उसमें भी 1.5 पेज का आंसर लिख के आई हूँ। अगर मुझे उसमें 1 नंबर भी मिला होगा ना वो भी ज़रूरी है। ज्योग्राफी की नहीं, मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज़ फॉलो की थी। अगर आपका अच्छा बेस है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, 6th 7th 8th एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार के लिए आप 9th to 12th के एनसीईआरटीज़ फॉलो कर लीजिए। मैंने तो 11th 12th ही मोस्टली फॉलो किया था, 9th to 10th की मैंने एक बार पढ़ी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद में मैंने उनको दोबारा नहीं रेफ़र किया था। देखिए रिवीजन तो आपको प्लान करना पड़ेगा, ऐसा है कि जब आप नया पढ़ते जाएंगे पुराना भूलते जाएंगे। सो मेक श्योर कि जब आप एक चीज़ पढ़ लें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में आप उसको एक बार हल्का सा गो थ्रू कर लें। मतलब मेरा ये था कि अगर मैं पूरा रिवाइज भी नहीं करती थी तो मैं हल्का सा ऊपर से ना, ऐसा वो नहीं आप ऊपर से देख लेते हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी काफ़ी है। अगर आप उतना भी कर लेंगे तो वो भी सफिशेंट है, क्योंकि वो चीज़ें ना आपके दिमाग में रहेंगी कहीं ना कहीं। तो जब आप फाइनली दोबारा रिवाइज करने वाले होंगे ना, सो इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू कि आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर आपको एकदम होश ही नहीं है कि आपने ये नोट्स खुद ने बनाए थे। सो विच इज़ वाई रेगुलरली रिवाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योर रिविजन। मतलब जब आप टाइम टेबल बनाएं, कीप स्पेसिफिक डेज फॉर रिविजन। मेरा संडेज मोस्टली रिविजन के लिए होता था। अगर मैं हफ्ते में भी नहीं रिवाइज कर पाती थी तो मैं एवरी 15 डेज रिवाइज कर लेती। आई वुड से कि आई थिंक मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी डेली बेसिस पे एवरी डे। जिस दिन मैं ब्रेक भी लेती थी मैं उस दिन भी 6 घंटे तो पढ़ती ही थी। तो आप सोचो कि मतलब अगर कोई इंसान ब्रेक ले रहा है उस दिन भी वो 6 घंटे पढ़ रहा है, तो उतना पढ़ाई तो ज़रूरी ही है। मैं ब्रेक्स वाले दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी और कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही ऊपर से पढ़ लिया, बाकी का आधा दिन मैं ब्रेक ले लेती थी।
सो थैंक यू सो मच गाइज। आई थिंक कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो मेरे नोट्स वगैरह हैं, वो आपको हेल्प कर पाएंगे। अगर आप लोग को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको और कोई हेल्प चाहिए हो, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज कीजिए। आई वुड ट्राई एंड रीच टू ऑल ऑफ़ यू गाइज जितना मुझसे हो पाता है। अभी थोड़ा बिजी चल रहा है मेरा भी, इसलिए मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ। मैं आईपैड है मेरे पास में, मैं उसी से अपना पूरा प्रिपरेशन करती थी। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं फ़ोन को इतना यूज़ नहीं करती थी, बट मैं आईपैड मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसीलिए दिलाया था क्योंकि मैं उसमें नोट्स वगैरह बना लेती थी, मैं वीडियोस देख लेती थी, और मैं अपना सारा चीज़ मैं जब मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाती थी तो मैं आईपैड में जर्नलिंग भी करती थी, और एक सेंस ऑफ प्रिवेसी काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मैंने आईपैड में इन्वेस्ट किया है। अगर आप कर सकते हैं तो एक अच्छे डिवाइस में इन्वेस्ट करिए जो कि आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हेल्पफुल होगा। So guys, I think let's end the session now, and you guys can contact me on Telegram, on Instagram. All the very best to you. I'm sure आप लोग सब बहुत अच्छे से करेंगे। मेरा मीडियम इंग्लिश था, बिकॉज मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब इंग्लिश से रहा है। मैं हिंदी में भी बात करती हूँ बिकॉज मेरी मदर टंग हिंदी है। टेलीग्राम चैनल तनुश्री मीना AIR 120, प्लीज़ आप इधर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी। इंस्टाग्राम इज़ तनुश्री_मीना_IAS। I would say कि let me take your leave. Thank you very much. It was a wonderful session. मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मेरे इनपुट्स आपको कुछ हेल्प कर पाएँ और आप आगे अपनी लाइफ में अपने और अपने माँ बाप के सपनों को ज़रूर पूरा कर पाएँ। थैंक यू सो